श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं राकेश सत्यश्री। दर्शन शास्त्र और इतिहास में इन्होंने एमए किया है और दर्शन शास्त्र से पीएचडी भी है और आजकल ये दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने अनेक किताबें भी लिखी हैं। तो हम डॉक्टर साहब आपका अपने श्रोताओं की तरफ से स्वागत करते हैं। हम आज बात करेंगे युवाओं के अवसाद के ऊपर, युवाओं की समस्याओं के ऊपर, क्योंकि जो पुलिस का काम होता है उसका काम होता है समाज को सुधारने का। और जब एक कोई विद्वान व्यक्ति पुलिस के बड़े पद पर बैठता है तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि समाज को एक सही दिशा दे सके। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे पहला सवाल यही जानना चाहते हैं कि आज युवा जिस अंधी दौड़ में भाग रहा है, एक हम यूं कहें कि उसको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, बस भागे जा रहा है। उसमें कई बार ये होता है कि गलती से उसकी, या यूं कहें कि इस भाग दौड़ में उस युवा से कई गलतियां भी हो जाती हैं और यूं कहें कि अपराध कर बैठता है। उस समय एक पुलिस की भूमिका समाज सुधारक की होती है। तो वो क्या समस्याएं हैं जब एक युवा उन बुरे कामों की तरफ दौड़ता है? तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम नमस्कार आपको और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है नवयुवकों को लेकर। हम नवयुवकों के बारे में समझ लें, उनको पहचान भी ले कि ये नवयुवक होते कौन है, और मैं ये भी बताऊंगा कि उनके इस अवस्था को प्रभावित करने वाले क्या क्या मुख्य कारक होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नवयुवक होते कौन है। नवयुवक या युवा या यूथ है, ये वे लोग हैं जो बचपन से आगे निकल चुके हैं और अभी प्रौढ़ नहीं हुए हैं। अर्थात यौवन, बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच की एक अवस्था है। शारीरिक ऊर्जा की दृष्टि से इस समय हम अपने जीवन के शिखर पर होते हैं। इस समय एक विशेष तरह का जोश भरा अनुभव होता है। किसी व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा भाग इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी यौवना अवस्था की जीवन शैली कैसी रही है। इसी से तय होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना आत्मनिर्भर हो सकता है और इसी समय उसकी बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक पटकथा तैयार हो रही होती है। मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जो नवयुवक के मनोदशा को प्रभावित करते हैं। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। व्यक्ति को शिवाजी या अभिमन्यु या कुछ और बनाने में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि माँ सबसे पहली टीचर होती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है सांस्कृतिक विरासत। बचपन किस परिवेश से गुजरता है, किस तरह की मान्यताएं या आस्थाएं हमारे बचपन में मनस पटल पर स्थापित हो जाती है। इनमें से अधिकतर मान्यताएं जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ती। इसी दौर में हम अपने प्रिय सहपाठी और सहकर्मी चुनते हैं। हमारे प्रिय सहपाठी और सहकर्मी हमारे जीवन शैली को खूब प्रभावित करते हैं। इसी समय हम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हैं जो जीवन भर हमें प्रभावित करते हैं, यथा कि हम किस तरह का व्यवसाय चुनें और कौन हमारा जीवन साथी हो। ये सभी फैसले युवा ही करते हैं और इस समय उनकी मति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सहमति कानून सम्मत मानी जाती है। नवयुवक के जीवन में सादगी का महत्व बेजोड़ होता है। एक बार यदि नवयुवक सादगी से हटकर अनावश्यक खर्च के जाल में फंस जाए तो असमर्थ लोग अपराध की दुनिया में घुस जाते हैं और समर्थ और सक्षम लोग भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दोनों ही पहलू व्यक्ति, समाज और देश दुनिया के आदर्शों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। हम यूं कहें कि
भारत एक बहुत आगे बढ़ता हुआ देश है और युवाओं का देश है। जिस देश के युवा पढ़े लिखे होते हैं वो न सिर्फ समाज को एक दिशा देते हैं बल्कि उस देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इस युवा की जो एनर्जी या ऊर्जा है उसको सही दिशा में हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? यौवन ऊर्जा का सदुपयोग जहां हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए होना चाहिए, वहीं युवाओं का एक बड़ा वर्ग और खासकर वो वर्ग जो हॉस्टल या इधर उधर या घर से बाहर माता पिता की छाया से दूर चला जाता है, इसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग टोबैको, ड्रग्स और अल्कोहल के सेवन से ग्रस्त और त्रस्त हो जाता है। दुनिया में हर साल करीब 1.25 करोड़, ये फिगर में दोहरा बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में हर साल करीब 1.25 करोड़ ड्रग एडिक्ट मौत का शिकार हो रहे हैं और सिर्फ किसी वजह से ड्रग्स के अनियमित और गैर कंट्रोल संतुलन की वजह से। इसी तरह ड्रग व्यापार की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो पिछले वर्ष अगर हम 2021 की बात करें, दुनिया भर में करीब 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसका मूल्य करीब करीब बैठता है 4 ट्रिलियन इंडियन करेंसी नोट। मतलब भारत की इतनी अर्थव्यवस्था भी नहीं है, उससे भी बड़ा मेगा ड्रग्स का कारोबार है दुनिया में। पूरी दुनिया में इस तरह का ये कारोबार हो रहा है और ये आंकड़े आज के युवा की मनोदशा या कहिए दुर्दशा की कहानी बता रहे हैं। इसी तरह जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, आप मोबाइल फोन भूल जाए तो आप ऐसा लगता है कि जिंदगी का सब कुछ भूल गए हैं। बिल्कुल। इसी में इंटरनेट जो कि आज हमारे जीवन के हर अंग से जुड़ा है और यह बहुत ही दुखद और आश्चर्यजनक है कि एक अनुमान के अनुसार टोटल इंटरनेट कंटेंट्स का करीब 30% शेयर पोर्न कंटेंट है। हाँ बिल्कुल। और इंटरनेट डाटा का लगभग 1/3 डाटा केवल पोर्नोग्राफी में खर्च हो रहा है। इसका परिणाम या कहिए कि दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जबकि व्यक्ति अपने युवा काल में एनर्जी के मामले में शिखर अर्थात पीक पर होता है, लेकिन वह अनियंत्रित सेक्सुअल बिहेवियर के कारण एसटीडी अर्थात यौन जनित बीमारियों का शिकार हो रहा है। एक और जहां यौवन ऊर्जा का उपयोग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान में हो सकता है, वहीं नवयुवक शारीरिक व्यायाम से परहेज और जंक फूड के अति सेवन के कारण मोटापा, चिड़चिड़ापन, आलस्य, अवसाद और लो सेल्फ एस्टीम से गुजरकर आत्मग्लानि और आत्महत्या का शिकार हो रहा है। एक बार फिर सनसनीखेज आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021 में विश्व में करीब 7 लाख, ये फिगर मैं बता रहा हूँ कि विश्व में करीब 7 लाख व्यक्तियों और इन व्यक्तियों में अधिकतर युवा वर्ग है आत्महत्या का शिकार हुए। और फिर से मैं कह रहा हूँ इनमें से अधिकतर युवा वर्ग है जो बहुत आकांक्षी होता है और आकांक्षा के अनुपात में यदि उसका परिश्रम और परिणाम नहीं मिले तो वो आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आंकड़े आपने बताए बहुत ही भयावह हैं दुनिया के लिए कि किस तरह से युवाओं को नशे और अन्य जो बीमारियां उनसे गिरफ्त में ले रहे हैं। मुझे तो सुनकर ही डर लगने लगता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम युवाओं की मानसिक स्थिति की बात करें, क्योंकि आपने दर्शन में पीएचडी भी की है, तो उसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जो क्रोध होता है क्या ये युवाओं में ज्यादा होता है, कैसे ये जनरेट होता है, इसके जनरेट होने के क्या कारण है? गीता में कहा गया है कि कामात क्रोध अभिजायते, अर्थात कामनाओं की पूर्ति में अवरोध उत्पन्न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। स्पष्ट है कि हमारे चेतन और चंचल मन के साथ साथ अनेक कामनाओं और इच्छाओं का होना भी स्वाभाविक है। हमारी कुछ कामनाएं तो हमारी कार्य कुशलता के आधार पर आसानी से पूरी हो जाती, लेकिन यह भी सत्य है कि एक कामना की पूर्ति तुरंत अगली कामना को जन्म देती है। स्पष्ट है कि यदि इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए
तो उनका विरोध भी प्रकृति अपने ढंग से करती है, और प्रकृति हम सबकी सारी इच्छाएं अगर पूर्ण करने लग जाए तो आप सोचिए कि कुछ ही देर में शायद ही कोई मनुष्य इस ग्रह पर जिंदा बचा रह पाएगा। वैसे भी किसी की इच्छाओं का 100% खरा उतरना जितना कठिन है, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलने पर क्रोध का दर्शन उतना ही सुगम है। एक बार जब आप इच्छाओं के जाल में फंसते चले जाते हैं तो प्रकृति की यह व्यवस्था है कि एक अवसर पर आकर वो आपको स्पीड ब्रेकर पर ला देती है, और जहाँ भी आपको अपनी इच्छाओं में कोई व्यवधान दिखाई देता है वहां आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करें, आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारे तकनीक, टेक्नोलॉजी, बहुत साधन सुगम है, जिसके लिए करीब 30 या 40 साल पहले वो ख्वाबों की दुनिया मानी जाती थी। मोबाइल फोन उसमें से एक है। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने युवा काल साइकिल का आनंद एक लग्जरी के तौर पर लिया होगा, लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि एक एवरेज परिवार जो पहिया गाड़ी का सेवन कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है। तो ये एक अंतर आया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जितनी हमने आर्थिक उन्नति की है, हम मानसिक स्तर पर उतने ही अशांत होते चले गए हैं। बिल्कुल। अर्थात हमने जहां आर्थिक विकास किया है, हमने मनोविकास की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है। उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। हम जितना तकनीक हमारा चूंकि समय बचाती है, हमें एक्स्ट्रा समय देती है, तकनीक का होना यही बात है कि आपकी ऊर्जा की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऊर्जा और समय बचता है तकनीक की वजह से, उसका हम किधर इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे साहबजादे सड़कों पर ये भूल जाते हैं कि वो घर से किस मंजिल के लिए निकले थे। रास्ते में कहीं गाड़ी टच हो जाए, बस रोड रेज की घटनाएं और वहाँ फायरिंग तक और जानलेवा तक हमले हो जाते हैं। तो इस तरह का ये बर्ताव युवा वर्ग में आया है, ये वाकई चिंता का विषय है। और आप जैसे कार्यक्रम निसंदेह एक सेंसिटाइज करेंगे युवा वर्ग को, ऐसी मुझे भी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जैसे हमारे आजकल युवा बाहर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या नौकरी करने बाहर जाते हैं, घर पर कभी कभार आते हैं 1-2 दिन के लिए, समय आजकल बहुत कम है। तो जो पेरेंट्स हैं उस युवा को कैसे पहचाने कि ये अवसाद में है या कहीं इसके मन में क्रोध पनप रहा है? तो क्या सिम्टम्स इसके होते हैं? कैसे पहचाने उस युवा को कि ये किसी गलत रास्ते पे जा सकता है, अवसाद में है? देखो, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि पेरेंट्स के पास अनुभव का भंडार होता है, जितना कि युवा वर्ग के पास नहीं होता है। युवा वर्ग के पास एनर्जी बहुत होती है और पेरेंट्स लोगों के पास अनुभव का खजाना होता है। हम अनुभव के आधार पर कुछ बातों को पहचान सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूंगा कि हमारा भोजन करने का तरीका और समय, इसी तरह हमारा सोने का तरीका और समय, यदि ये नियमित है, संतुलित है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ये दोनों ही तरीके और समय असंतुलित हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, बहुत अधिक प्रभावी ढंग से बदल जाए, तो ये संकेत है कि वो बच्चा अवसाद की तरफ जा रहा है। अवसाद की स्थिति में बच्चा या तो अपने सामान्य जो उसकी डाइट होती है उससे ज्यादा खाना शुरू कर देता है या उससे कम खाना शुरू कर देता है। इसी तरह या तो वो देर रात तक जागता है या फिर वो दिन में ही सोना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह की अनियमितताएं ये संकेत है जिनके आधार पर पेरेंट्स या गार्जियन, संरक्षक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं अवसाद की दुनिया में भटक गया है। डॉक्टर साहब, ये अवसाद भी यूँ कहें कि मुझे लगता है कि इससे भी निकलना युवाओं को आना चाहिए, पेरेंट्स को मदद करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और यही मुझे लग रहा है कि हम एक युवाओं को एक यहाँ पर गीत सुना दें तो शायद जो आने वाली आपकी बातें होंगी और भी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप कौन सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहते हैं?
गीता दत्त की आवाज में एक गीत है कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बिल्कुल, ये गीत बहुत ही महत्वपूर्ण, और मुझे लग रहा है कि इस गीत में भी एक संदेश छुपा हुआ है कि युवाओं को सच में एक समझदारी की तरह धीरे और संयम में चलना। चलिए डॉक्टर साहब, सुन लेते हैं ये गीत और उसके बाद हम अवसाद से कैसे निकलें इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। यूं खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत तो नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राहें। धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। तो इस समय श्रोताओं हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार सत्यश्री जी, और इस समय ये दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि युवाओं को किस प्रकार इस दुनिया में यूं कहें कि अच्छे पद पर पहुंचना है, तो कौन सा जीवन अपनाना चाहिए, कौन सी बुराइयों को छोड़ना चाहिए, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अवसाद की। अवसाद बहुत ही यूं कहें कि एक बुरी बीमारी की तरह, तो जो युवा इसमें डूब जाता है तो उसके निकलने की कितनी संभावना है और किस तरह से हम उसको निकालें? पेरेंट्स हो या गार्जियन हो या दोस्त हो, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें होता है। हमें ये देखना होता है कि कई बार उसके कुछ जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसको पहचानने के बाद उस पर हम इंसान लोगों की फितरत है कि हम उस पर कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। याद रहे कि वो पहले से ही संघर्ष कर रहा है अपने आप से, और जब भी उसके लिए कोई निगेटिव रिमार्क पास किया जाता है,
गार्जियन की तरफ से या दोस्तों की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से है, तो वो और स्पार्क का काम करता है, वो हालात को बद से बदतर बनाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको कभी भी इस तरह के, चाहे बच्चा हो चाहे नवयुवक हो, उसके सामने उसके बारे में कभी भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए उसको शाबाशी दी जा सकती है, प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है कि हाँ, जिंदगी में कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन दिक्कतों का अर्थ ये नहीं कि जिंदगी का अंत हो गया। कुछ गलतियां हम सब से हो सकती है, उनसे भी हो सकती है, उसका भी अर्थ ये नहीं है कि जिंदगी का खेल खत्म हो गया है। मैं अनेकों बार ये कहता रहा हूँ कि हम जिंदगी में गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। जो व्यक्ति जितनी गलतियां करता है वो उतना ही अनुभवी होता चला जाता है। हम बच्चों से या जिन युवकों से हमें ऐसा लगता है कि वो अवसादग्रस्त हो रहे हैं, उनको छोटी छोटी बातों में प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। उनको हम अकेला न छोड़ें, उनके सामने हम नकारात्मक बातें ना करें, उनके सामने हम उस तरह की चर्चा करें जो हेल्थ ओरिएंटेड हो, उनके सामने हम म्यूजिकल प्रोग्राम, कुछ संगीत की प्रस्तुति करते रहे जिनसे कि उनके मन को एकांत से न गुजरना पड़े। अवसाद की स्थिति में व्यक्ति जितना ही अकेलापन महसूस करेगा उतना ही वो और ज्यादा अवसादग्रस्त होता चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी छोटी बातें अगर बार बार और लगातार की जाती रहे तो अच्छी बातें बहुत अच्छा परिणाम देती है, उसी तरह जो खराब बातें वो भी बहुत बड़ा खराब परिणाम देती है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी परिणामों के लिए उत्तरदायी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सब आपने बात बताई कि छोटी सी बात भी अवसाद का कारण बन सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। एक यहाँ पर एक बात आती है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों से आजकल अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और जब कभी बच्चे उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो ये भी एक कारण होता है। तो यहाँ में उन माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो मतलब अपने बच्चे से उसकी क्षमता से अधिक उम्मीद रखते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकतर पेरेंट्स आजकल बच्चों को उनके एग्जाम में, परीक्षा में उन्होंने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं उनसे उनके स्तर को नाप, उसका मेजरमेंट करते हैं। बिल्कुल, ये पैमाना ही गलत है, ये पैमाना ही गलत है। सुनील गावस्कर कहिए या लता मंगेशकर कहिए या रविंद्रनाथ टैगोर का मैं नाम ले रहा हूँ, ये वो शख्सियत हुई है जिन्होंने या तो स्कूल के दर्शन नहीं किए और या बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन उनके बौद्धिक स्तर में किसी तरह की आप कमी कहे वो त्रुटि युक्त होगा। ये लोग सफलता की कसौटी में किससे पीछे रह गए हो, ये अपना एक बहुत गलत रिजल्ट निकालना होगा। हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, हर युवा में कोई ना कोई खासियत होती है। वो खासियत उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दे, वही कसौटी नहीं है जैसे ये अधिकतर पेरेंट्स एंड गार्जियंस मान लेते हैं। हमें ये परख होनी चाहिए कि बच्चा, उसके एक इनबिल्ट क्या क्वालिटी है उसके अंदर, वो कहाँ बहुत अच्छा कर सकता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा से, अगर हम संगीत की दुनिया ही ले, कोई बहुत अच्छा गीतकार होता है, कोई बहुत अच्छा संगीतकार होता है, कोई बहुत अच्छा तबला वादक होता है, कोई बहुत अच्छा गायक या गायिका होते हैं, और एक फील्ड है संगीत का, तो वहाँ इतनी विविधताएं है। तो हमारे जीवन में, इस दुनियादारी में इतनी विविधताएं है कि परख हमें होनी चाहिए। और अगर हम उस परख को सिर्फ शूल करें, उसको कैटेलाइज करें, तो आप देखेंगे कि हर बच्चे में बहुत सारी क्षमताएं हैं। हाँ, कभी अगर बच्चे ने कम अंक अर्जित किए हैं तो उसके लिए उसको कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अनेकों ऐसी खबरें हम देखते आए हैं, अनेकों खबरें इस तरह की देखी है, बच्चे के कम अंक अर्जित करने के कारण पेरेंट्स ने उसको दुत्कारा और उसने सुसाइड तक का एक बहुत नेगेटिव स्टेप ले लिया। तो इस तरह की बातों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब ये तो, कि हम अंकों से उसकी बुद्धि का कतई तुलना नहीं कर सकते हैं। और आपने जो उदाहरण दिया, मुझे भी एक उदाहरण याद आ रहा है कि सचिन तेंदुलकर
क्रिकेट के जी। भगवान कहलाए। कहने का मतलब ये है कि आप जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अच्छा कर पाएं, लेकिन उससे अच्छा आपको कोई और आपके अंदर खूबी जरूर होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं डॉक्टर साहब इस दुनिया में कि जैसे हम कहें चाहे अल्वा एडिसन हो या हम कहें कि बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जो कि बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से या कहीं कोई तो स्कूल ही नहीं गया, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी खोज करके इस दुनिया को दी है। तो वास्तव में। ये अवसाद से निकलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है उन बच्चों के लिए कि जो परीक्षा में कम अंक आने के कारण अवसाद में डूब जाना या गलत कदम उठा लेना ऐसा हो जाता है। डॉक्टर साहब वाकई में हमारी बातें और युवाओं के बहुत ही करियर में ये मदद करेंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस पड़ाव पर हम चाहते हैं कि हमारे उन युवाओं के लिए यहाँ पर एक गीत सुन ले। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर कौन सा गीत हमारे सुनने वालों के लिए सुनवाना चाहते हैं? असली नकली फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में ये लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज जो कितना गहरा। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये मुझे लगता है कि युवाओं को भी ध्यान रखना चाहिए जो गीत चुना है आपने कि ना तो क्रोध छुपेगा ना अवसाद छुपेगा, हमें अपने वास्तविक स्वरूप में ही इस दुनिया में जीना। चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत और फिर हम आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। फूल में खुशबू दिल में चाहत कभी न छुपने पाई है, आँख से झलकी बनकर सुर्खी जब जब आँख दबाई है, फूल में खुशबू दिल में चाहत कभी न छुपने पाई है, आँख से झलकी बनकर सुर्खी जब जब आँख दबाई है, जज्बातों पर लग नहीं सकता खामोशी का पहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लोग तो दिल को खुश रखने को क्या क्या ढोंग रचाते हैं, भेष बदल कर इस दुनिया में बहरूपे बन जाते हैं, लोग तो दिल को खुश रखने को क्या क्या ढोंग रचाते हैं, भेष बदल कर इस दुनिया में बहरूपे बन जाते हैं, मन दर्पण में मुखड़ा देखो उतरा रंग सुनहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सच में डॉक्टर साहब आपने जो युवाओं के लिए बातें बताई हैं वो उनके कैरियर में बहुत ही मदद करेंगी। और श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हो डॉक्टर राकेश कुमार सत्यश्री हमारे साथ हैं और दिल्ली पुलिस में एसीपी पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, दर्शन शास्त्र और इतिहास में एमए किया है और पीएचडी भी की है दर्शन शास्त्र में। तो एक विद्वान व्यक्ति का इस पद पर रहना कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जो पुलिस का काम होता है वो समाज को सही दिशा देने का, समाज में जो बुरे लोग हैं वो अच्छे लोगों
पर हावी ना हो, उनको किसी तरह से अलग रख सकें, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का होता है। तो यहाँ पर जो पुलिस का ज्ञान होता है कि क्या कई बार किसी ऐसे युवा को पकड़ लिया कि जिसने अपराध किया ही नहीं, तो विद्वान व्यक्ति तो समझ लेगा कि नहीं नहीं ये अपराधी नहीं हो सकता। और जी मुझे लगता है कि एक बार किसी युवा का पुलिस से डर का निकल जाना, यहीं से अपराधीकरण शुरू होता है। तो पुलिस का डर जरूरी रहना कितना है उस युवा के लिए, उसके कैरियर के लिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, एक सामान्य जनता के लिए, समाज के लिए पुलिस सदैव एक मित्र की तरह होती है। और आज एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो पुलिस से एक हाकिम नहीं बल्कि वो सेवक के रूप में ही कार्यरत है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों से एक वर्ग है, और वो बहुत चुनिंदा लोग हैं, बहुत थोड़ा अनुपात है उन लोगों का जो सारी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक खतरा होते हैं, अपराध की दुनिया के सिरमौर होते हैं, उनको निश्चित रूप से पुलिस का भय होना ही चाहिए। और ये हमारा प्रयास भी रहता है कि जो शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं उन्हें हमारा भरपूर सहयोग मिलता है। लेकिन वो दूसरे लोग जो सारी शांति कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, तो उनके लिए हम भी उतने ही कठोर होते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि हर व्यक्ति और वस्तु वही होनी चाहिए जहाँ उसके लिए उपयुक्त जगह है। यही कारण है कि हम कुछ लोगों को अनाथालय में भेजते हैं, तो कुछ लोगों को जेल में भेजते हैं, किसी को अदालत में भेजते हैं, तो किसी को हमारा भरपूर प्रयास यही होता है कि कभी कुछ बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रयास यही है कि व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो सही जगह पर पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर मैं आपसे और बात जानना चाहता हूँ कि आज का समय है, हालांकि हमारे देश का कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, तो पुलिस के लिए आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आप किस चीज को मानते हैं? देखो, जितनी ही जनता जागरूक होगी, ये उतना ही जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी। एक जमाना था, अगर हम इतिहास की बात करें, तो पुलिस का उपयोग किया जाता था टैक्स वसूली के लिए, जनता में एक भय का माहौल बनाए रखने के लिए, शासन व्यवस्था को पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के एक बड़ा अंतर आया है कि आज पुलिस व्यवस्था के लिए वरदान की तरह है। लोगों में एक विश्वास रहे, भाईचारा रहे, लोग निश्चिंत होकर, वे लोग नहीं जो अपराधी है, जो सामान्य जनता जो अपराध से दूर है, वो निश्चिंत होकर रह सके। और कुछ लोग या बहुत थोड़े लोग इस बात को एनालाइज कर पाएंगे कि जितनी ही कानून व्यवस्था अच्छी होगी, जितनी ही समाज में शांति व्याप्त होगी, समाज की उतनी उन्नति और आर्थिक विकास होता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। बेशक हम सीधे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते हो, लेकिन इस तरह का माहौल को बनाने में, कायम रखने में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक अच्छा रोल होता है। तो हमें इस पर अनेकों बार संतोष और आनंद का अनुभव भी होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसमें देखिए, हम कहें कि आजकल कई बार के जो समाज के अंदर जो अपराधी होते हैं, अच्छे समाज में छुपे हुए होते हैं, यूं कहें कि दिखने में तो वो लगेंगे कि ये बहुत ही सभ्य व्यक्ति है, तो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो होते हैं कि उनको आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ऐसे आजकल मैं बहुत सारे कांड देख रहा हूँ कि जो अच्छे घरों के अंदर लोग रहते हैं वो ऐसे कृत्य कर देते हैं कि वर्षों बाद या कई महीनों बाद पता चलते हैं। तो ऐसी घटनाओं के होने का कारण और इनका क्या निवारण हो सकता है? हमारे जीवन में अनुशासन की कमी और इच्छाओं का बहुत बड़ा होता है। एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इससे अगर हम दूर हो जाए तो फिर अपराध की दुनिया में जाना लाजमी हो जाता है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को जितना अनुशासन युक्त बना सके, जितना अपने आप को हम जिम्मेदारी युक्त बना सके, हम उतने ही इस व्यवस्था के लिए वरदान हो सकते हैं। हाँ, जिस तरह का तकनीक बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यूट्यूब का जितना इस्तेमाल सामान्य जन कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा अपराधी लोग कर रहे हैं।
अपराध के नए नए रास्ते, इसमें ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और ये एक दुखद पहलू जरूर है हमारे समाज में कि बहुत बड़ा एक शिक्षित वर्ग है जो अपनी आकांक्षाओं के अनुसार रोजगार नहीं अर्जित कर पाता। ये लोग क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और जब वो लोग अपराध की दुनिया में कूद जाते हैं तो वो पुलिस के लिए, समाज के लिए भी, और समाज के लिए तो पुलिस के लिए भी एक चुनौती, गंभीर चुनौती बनकर उभरते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि अपराध और अपराधी चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, हर बुरे काम में, हर अपराध में कोई ना कोई कमी उनसे छूट ही जाती है। उस कमी का पीछा करते करते हम भी अपराध और अपराधी को कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो सही बात कही है बिल्कुल, कि जो पढ़ा लिखा युवा कोई अपराधी बनता है तो वास्तव में पुलिस के लिए चुनौती होता है। और आजकल एक अपराध बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम डॉक्टर साहब क्या है, और इससे निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो, साइबर क्राइम अगर हम इसको टेक्निकल समझने का प्रयास करें तो इसमें आपका इंटरनेट इस्तेमाल होता है, आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल होता है, आपका लैपटॉप इस्तेमाल होता है, डेस्कटॉप इस्तेमाल होता है। अपराध करने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आपने किया है तो वो ये सब साइबर इंस्ट्रूमेंट है, और इनसे अगर कोई अपराध किया गया है तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। इसी तरह जैसे हम बाकी अपराध और अपराधियों को कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए भी आज हर स्टेट में साइबर क्राइम सेल बन गई है। हमारे पास भी अच्छे अच्छे साइबर और कंप्यूटर प्रोफेशनल हो गए हैं। और ये आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में जैसे जिस अनुपात में साइबर क्राइम बढ़ा है, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने और जकड़ने में उसी अनुपात में सफलता भी पाई है। इस तरह के एविडेंस साइबर क्राइम को लेकर हमारे जो पुलिस एक्ट है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उनमें भी काफी रेलिवेंट किए गए हैं, और वो सारे अमेंडमेंट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन आसान हुए हैं और हम कामयाब हो पा रहे हैं अपराधियों को पकड़ने में और उनको उनकी सही जगह पहुंचाने में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये मुझे लगता है कि ये जो नई तरह का क्राइम है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अपराधी बहुत दूर बैठा होता है, पता भी नहीं होता कहाँ बैठा है, तो अपनी जगह भी बदलता है, इंस्ट्रूमेंट भी बदल लेता है, नंबर भी तेजी से बदल लेता है। तो वाकई में चुनौती है, और पुलिस अच्छा काम कर रही है, साइबर अपराधियों को जल्दी ही उनके मुकाम तक पहुंचा रही है। और डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारा जो युवा है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन को सुगम और देश हित की तरफ ले जाएं, या यूं कहें कि देश हित के लिए अपने जीवन को लगाएं? मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य, हेल्थ सदैव फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इसके लिए एक संतुलित दिनचर्या, सात्विक भोजन और नियमित व्यायाम, ये स्वास्थ्य के पिलर्स है, स्तंभ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मैं बहुत चर्चा करता हूँ, यह बहुत ही निर्णायक कारक है कि आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो या आप चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो, इसमें आपका बड़प्पन नहीं है, बल्कि आप कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और कितनी जिम्मेदारी आप निभाते हैं, आप उतने ही महान इंसान बनते चले जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जितना ही हमारा ध्यान अधिकार केंद्रित होता है, हम उतने ही आंदोलित तो अशांत होते चले जाते हैं। इसके विपरीत हम जितने ही अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हैं, जीवन उतना ही शांत, सौम्य, गुणात्मक और आकर्षक बनता चला जाता है। क्योंकि युवक शारीरिक ऊर्जा के मामले में अपने शिखर पर होता है, तो व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान सर्वाधिक होता है। जिस परिवार, समाज और देश के युवा जितने ही जिम्मेदार और कर्तव्य केंद्रित होंगे, वह व्यक्ति, परिवार, समाज और देश उतना ही उन्नति करेगा। युवाओं के लिए मैं अंत में एक संदेश देना चाहूंगा कि जीवन प्रकृति का हमें एक अनमोल उपहार है, इसे जी भर कर जिए, इसे बोझ न बनाए। विशेषकर नवयुवक जो अपनी ऊर्जा के शिखर पर होते हैं,
आप अपनी ऊर्जा का अधिकतम सकारात्मक इस्तेमाल करें। यह सपने में भी ना सोचे कि किसी का भी अहित करके आप अपना हित साधन कर सकते हैं। कभी कभी तात्कालिक लाभ होता हुआ और मिलता हुआ दिखाई जरूर देता है, लेकिन यह बहुत ही महंगा सौदा है। जब तक यह सच्चाई समझ में आती है, तब तक आप बहुत कुछ स्थायी रूप से खो चुके होते हैं। वास्तव में व्यवस्था में आपका योगदान ही आपकी उपलब्धि है। इसी में जीवन की सार्थकता है और इसी में जीवन का आनंद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए जो बातें बताई उसका सार यही है कि सत्य साधना, संयम और दूसरों के लिए यदि हमारे युवा जिएंगे तो मुझे लगता है एक ऐसे पथ पर चल पड़ेंगे जो आगे चलकर उनको एक महान व्यक्तित्व जरूर बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश कुमार सत्यश्री जी। और आप, मुझे लगता है कि एक पुलिस के बहुत बड़े पद पर रहते हुए इतनी जिम्मेदारी के साथ आप समाज के लिए जो योगदान दे रहे हैं, न सिर्फ अपने पद के कारण बल्कि किताबों के माध्यम से जो समाज को दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में ऐसे ही हमारे युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते रहें। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।